कम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको। एक लड़के की शादी ना एक लड़की से होती है और वो बड़ा खुश होता है, लेकिन यार सुहागरात के वक्त जैसे ही वो अपनी पत्नी को छूने की कोशिश करता है ना, तो पत्नी पहले तो पीछे हट जाती है। अब पति को समझ नहीं आता ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर वो सोचता है कि शायद शर्मा रही होगी, और जैसे ही वो पत्नी को टच करता है भाई, उसको लगता है इतना बड़ा करंट कि झटके से दूर जाके गिरता है। मतलब बेड टूट जाता है उनका बेड। यहाँ पर पति के सामने सच्चाई आती है कि उसकी पत्नी असल में छूने पे शॉक मारती है, जो कि काफी अजीब बीमारी है। और इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, किसी को नहीं पता। अब ये करंट शॉक क्यों मारती है, कैसे मारती है, और भला ऐसे में दोनों पति पत्नी साथ रहेंगे कैसे। बहुत ही फनी मूवी है दोस्तों। आइए स्वागत आपका इस कॉमेडी मूवी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आधी रात के समय किसी गांव में आकर छोटे बच्चों को किडनैप कर रहे होते हैं। और तभी चंद्रा नाम का एक बंदा अपनी नींद से जाकर इस चीज को देखकर उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन किडनैपर्स का बॉस उस चंद्रा को बहुत ही मारने पीटने लगता है। अब चंद्रा की एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम है दामिनी। वो बच्ची अपने घर से बाहर आकर अपने पापा को इस हालत में देखकर बहुत ही रोने लग जाती है कि क्या हो गया पापा का हाल। तभी किडनैपर्स का बॉस अपने आदमियों से कहने लग जाता है कि इस बच्ची को भी उठाकर ट्रक में डाल दो। दामिनी का पिता उससे बोलता है कि बेटा प्लीज तुम यहाँ पे मत आओ, भाग जाओ यहाँ से जल्दी से। और इसी बीच जैसे ही वो गुंडे दामिनी को टच करते हैं तो इन लोगों को लगता है बहुत बड़ा झटका, यानी कि करंट। इस तरह जो भी दामिनी को छूता है वो दूर जाके गिर जाता है। इन सब की आवाज सुनकर बाकी गांव वाले भी अपनी नींद से जागकर यहाँ पर आ जाते हैं। अब इन लोगों को आते देखकर सारे गुंडे उन सभी बच्चों को वहीं पर छोड़कर खुद अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। इसके बाद चंद्र अपनी बेटी को लेकर इस गांव को छोड़ देता है। अब वो जानता है कि ये गुंडे अपना बदला लेने के लिए दोबारा यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, तो वो अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से बहुत दूर निकल जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बच्ची को कुछ हो। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि दामिनी की माँ इस दुनिया में नहीं है। अब सुबह होने के बाद दोस्तों दोनों बाप बेटी किसी दूसरे ही गांव में पहुंच जाते हैं। फिलहाल इस गांव में किसी बात को लेकर यहाँ के सरपंच और लोगों में बहस हो रही होती है। मतलब गांव के लोग इस गांव के सरपंच के पास आकर इसकी शिकायत कर रहे होते हैं कि तुम्हारे सरपंच होने का क्या फायदा रे, हमारे गांव के लिए कुछ भी नहीं किया तुमने, हमारे गांव में एक छोटी सी हॉस्पिटल भी नहीं खुलवाई, तुम एक काम करो रिजाइन कर दो। तो वो सरपंच सभी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं अपने तरीके से कोशिश कर रहा हूँ ना। तो इसी बीच एक छोटी बच्ची की तबीयत बहुत ही बिगड़ जाती है। इस बच्ची को देखकर चंद्रा इस बच्ची का इलाज करने लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता चल जाता है कि चंद्रा आयुर्वेदिक डॉक्टर है और चंद्रा की दवा से बच्ची ठीक हो जाती है। ये देखकर सरपंच चंद्रा को थैंक यू बोलता है कि सच में भगवान बनकर तुम हमारे गाँव में आ गई हो, और वैसे तुम्हारा गांव कौन सा है। तो इस पर चंद्रा थोड़ा सा झूठ कहता है कि असल में मैं तो जड़ी बूटी वगैरह लेने के लिए किसी पहाड़ी पर गया था, वहां से गिर गया, मेरा कोई गांव या ठिकाना नहीं है, बस अब किसी गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलने की सोच रहा हूँ। ये सारी बातें सुनकर सरपंच कहने लग जाता है कि अरे तुम हॉस्पिटल किसी भी दूसरे गाँव में क्यों खोलोगे, हमारे ही गाँव में खोल लो, हम तुमको घर भी दे देंगे रहने के लिए। चंद्रा खुश और अपनी बेटी के साथ इसी गांव में रहने लग जाता है। अब दोस्तों कुछ दिनों के बाद एक दिन स्कूल में कुछ बच्चे मल्ली नाम की बच्ची को बहुत ही तंग कर रहे होते हैं, और दामिनी भी इसी स्कूल में पढ़ती है। वो उन बच्चों को देखकर उनको सबक सिखाने के लिए एक बच्चे को हल्के से टच कर देती है, जिसकी वजह से क्या होना था, उसको लगता है बहुत जोर का झटका। तो इस तरह से मल्ली और दामिनी बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिस तरह से मल्ली के कोई भी दोस्त नहीं होते, उसी तरह से दामिनी के भी कोई दोस्त नहीं होते, क्योंकि सारे गांव वालों को ये बात पता लग चुकी होती है कि जो कोई भी दामिनी को टच करता है उसको लगता है बिजली का झटका। दामिनी के पिता दामिनी को काफी सारे डॉक्टर्स के पास लेकर गए दोस्तों आज तक, लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना होता था हर बार कि आपकी बच्ची को बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है। और जब भी दामिनी थोड़ा इमोशनल या गुस्से में होती है तो उसकी हार्ट बीट तेज होकर बॉडी में कुछ ज्यादा ही करंट पैदा कर देती है। और फिर यहाँ पर यह पता चलता है कि 1970 के वॉल्ट में भी दोस्तों फ्रांस में ऐसा ही एक केस सामने आया था। लोग उसको इलेक्ट्रिक गर्ल ऑफ इवोनिया के नाम से जानते थे। मतलब वो लड़की जिस भी चीज को छूती थी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। वैसे तो हर एक इंसान के अंदर थोड़ा बहुत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन दामिनी के केस में वो चीज कुछ ज्यादा ही मात्रा में है। खैर दोस्तों, मल्ली की माँ मल्ली से हमेशा यही कहती रहती है कि बेटा तुम उस दामिनी से मिलना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें कभी भी बिजली का झटका लग गया तो मैं क्या करूंगी। लेकिन दामिनी और मल्ली एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं रहते, हमेशा एक दूसरे के साथ ही खेलते और घूमते फिरते रहते हैं। अब अगले सीन में दोस्तों किसी दूसरे गांव में एक सरपंच को दिखाया जाता है। उसके 3 बेटे होते हैं। 2 बेटे हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। इन दोनों की पहले से शादी हो चुकी है और इनके एक एक बच्चे भी होते हैं। उस सरपंच के तीसरे बेटे की अभी तक शादी नहीं होती, और इसी तरह कुछ सालों का समय बीत जाता है, जिसके बाद तो सरपंच की अचानक से मौत हो जाती है। उसकी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि इसके दोनों बेटे आपस में मिलजुल कर रहें। इसके बाद दोस्तों हमें उसी सरपंच के एक पोते जिसका नाम आदि है उसे दिखाया जाता है। अब इस आदि की यही ख्वाहिश होती है कि अपने दादाजी की तरह इस गांव का सरपंच बने। इसके लिए आदि ने एक अलग पार्टी भी बनाई होती है, लेकिन आदि को गांव में कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो भला अब वो इलेक्शन कैसे जीतेगा। फिलहाल तो इस गांव में दोस्तों एक और दूसरा बंदा सरपंच है
जो कि पेशे से गलत काम करता है, और उसकी एक राइस मिल भी है। साथ ही आदि का जो कजन है ना, वो भी सरपंच का सपोर्टर है। वो अपने भाई को सपोर्ट नहीं करता, मतलब आदि को नहीं करता। यानी कि अपने पिता लोगों की तरह इन दोनों की भी आपस में नहीं बनती। आदि और उसके कजन की बात कर रहा हूं मैं। अब एक दिन दोस्तों, एक वकील आदि के घर पर आकर उसके दादाजी का विलनामा पढ़ने लग जाता है। अब आदि का पिता और आदि का चाचा हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। इसकी वजह से आदि का दादा इन दोनों के नाम पर कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, लेकिन इसके दोनों पोतों में से जो भी इस घर का वारिस पहले लेकर आएगा, उसको 80 एकड़ की जमीन मिलेगी। ये विलनामा सुनने के बाद आदि का पिता और उसका चाचा बहुत ही नाखुश होते हैं कि पिताजी ने हमारे नाम पे कुछ नहीं किया। अब आदि और उसका भाई एक दूसरे से चैलेंज करने लगते हैं कि पहले तो मैं इस घर में वारिस लेकर ही इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करूंगा। वैसे बता दूं दोस्तों, ये सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से ढंग से बात तक नहीं करते। बस आदि की माँ और उसकी चाची में थोड़ा बहुत बनती है बढ़िया, बाकी का तो मैंने आपको समझा ही दिया है। सुबह होने के बाद आदि के चाचा का बेटा, जिसका नाम सप्तागिरी है, वो एक राजस्थानी लड़की को अपने घर में लेकर उसे अपने घर वालों से मिलवाने लगता है कि माँ, ये तुम्हारे घर की बहू है, और साथ ही ये पहले से ही प्रेग्नेंट भी है। अब जाहिर है दोस्तों, ये सब सप्तागिरी ने उसी 80 एकड़ जमीन के लिए किया हुआ है, क्योंकि जिसका बच्चा पहले पैदा होगा उसको वो जमीन मिलेगी। तो ये सुनने के बाद तो सप्तागिरी की माँ उसको बहुत मारने पीटने लगती है कि ये किस लड़की को उठाकर लेकर आ गए, और वो भी प्रेग्नेंट करके। अरे हमारी इज्जत है, उसे मिट्टी में मत मिलाओ। लेकिन सप्तागिरी का पिता दोस्तों उसे बिल्कुल नहीं डांटता, बल्कि उसकी तारीफ करता है कि कमाल हो बेटे, तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। अब वो 80 एकड़ की जमीन हमें मिलेगी। उसी वक्त दोस्तों आदि को दिखाते हैं, और उसे ये बात पता चलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है। लड़के वाले देखने के लिए आए हुए हैं उसको, और आदि की गर्लफ्रेंड को देखकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। आदि की नजर में दोस्तों ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है। अब उसकी नजर में खूबसूरत है तो दुनिया वालों को क्या पड़ी हुई है, हम कौन होते हैं बोलने वाले, है ना। खैर, आदि के हिसाब से दुनिया में इससे खूबसूरत लड़की कोई हो ही नहीं सकती। अब आदि के पास पैसे नहीं होते दोस्तों, इसलिए तो उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ शादी करने के लिए मान गई, क्योंकि उसके पास बढ़िया पैसे हैं। ये देखकर आदि अपनी गर्लफ्रेंड को चैलेंज देता है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर तुमसे भी अच्छी लड़की के साथ शादी करके दिखाऊंगा। अब दूसरी तरफ हमें दामिनी को दिखाया जाता है। वो भी बड़ी हो चुकी है, लेकिन हर रोज गांव वाले कोई ना कोई शिकायत लेकर दामिनी के पिता के पास आते रहते हैं कि दामिनी ने कभी इसको झटका दे दिया, कभी उसको झटका दे दिया, बस झटके देती रहती है। जहां पर भी दामिनी जाती दोस्तों, आसपास कोई भी नजर नहीं आता, इसके साथ कोई दोस्ती नहीं रखता, और ना ही इससे कोई बात करता। गांव का सरपंच अब दामिनी के पिता से ये कहने लग जाता है कि देखो चंद्रा, अब हम तुम्हारी बेटी को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो भी तुम्हारी लड़की के लिए रिश्ता आता है उसको जल्दी से हाँ कर दो। पहले ही दामिनी को इस कमी की वजह से काफी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, तो अब जो भी हाँ बोलता है उससे शादी कर दो। दूसरी तरफ आदि अपने छोटे चाचा के साथ लड़की की तलाश करना शुरू कर देता है शादी के लिए, लेकिन एक भी लड़की आदि को पसंद नहीं आती। वो हर लड़की को रिजेक्ट करते जाता है। इसी दरमियान दोस्तों, जब आदि किसी दूसरे गांव में आता है ना, तो उस गांव में सारे गांव वाले दामिनी के पीछे लगे होते हैं, क्योंकि उसने गलती से किसी को फिर झटका दे दिया होता है, छू कर मतलब। ये देखकर आदि को पहली नजर में ही दामिनी से प्यार हो जाता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि दामिनी के गांव में हर जगह पे दामिनी के ही पोस्टर्स लगे होते हैं कि इस लड़के से आप थोड़ा बच के रहिएगा, थोड़ी दूरी बना के रहिएगा, ये लड़की करंट देती है, यानी कि बिजली का झटका। लेकिन आदि और उसका चाचा इन पोस्टर्स को नोटिस नहीं करते। आदि अपने चाचा से कहने लगता है कि चाचा, शादी करूंगा तो इसी लड़की से ये फिक्स हो गया है बस। अब दूसरे दिन दोस्तों, एक पंडित जी दामिनी के पिता को कॉल करके कहने लग जाता है कि एक लड़के ने आपकी लड़की को पसंद कर लिया है, पता है क्या, और कल वो लड़की को देखने आने वाले हैं। ये खबर सुनने के बाद सरपंच और गांव वाले तो इतने खुश होते हैं कि क्या बोले। उनको लगता है कि बस छुटकारा मिलने वाला है इस दामिनी से। सरपंच अब चंद्रा से कहता है कि देखो, किसी भी हालत में इस रिश्ते को मना मत करना, शादी के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। दामिनी की जितनी जल्दी हो सके शादी करवा दो, और हाँ, लड़के वालों को दामिनी के बारे में अभी मत बताओ, बाकी हम संभाल लेंगे बाद में। इसके बाद तो गांव वाले एक जबरदस्त मिशन को स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी तरह से लड़के वालों को दामिनी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। गाँव में जो भी पोस्टर्स हैं उनमें से ज्यादातर पोस्टर्स को हटा दिया जाता है। अब जब आदि और उसकी फैमिली वाले इस घर में आए होते हैं ना, तो दामिनी के गांव वाले यहीं से अपना काम शुरू कर देते हैं। खुद ब खुद आदि के पास आकर उसे रास्ता बता रहे होते हैं कि वहां है उनका घर, दामिनी का घर। मतलब सभी दिखावा करते हैं जैसे कि ये लोग बहुत ही खुश हैं, बढ़िया तरीके से स्वागत वगैरह होता है आदि की फैमिली का, क्योंकि गांव वालों को तो दामिनी से छुटकारा मिल रहा है दोस्तों। अब आदि दामिनी के घर पे आने के बाद बहुत ही खुश होता है। यही सोचने लगता है कि सही तरीके से इस लड़की से शादी हो जाए तो मेरे जैसा लकी पर्सन तो दुनिया में कोई होगा भी नहीं। थोड़ी देर के बाद दामिनी आदि को थोड़ा साइड में बुलाकर अपने बारे में बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दोबारा अपने पिता के बारे में सोचकर वो अपना सच आदि को नहीं बताती। और यहाँ पर आदि भी यही कहने लग जाता है कि अरे, शादी होने के बाद एक दूसरे के बारे में जान लेंगे बढ़िया तरीके से, तब हमारे पास टाइम ही टाइम होगा बातें करने के लिए। आदि तो दहेज के लिए भी मना कर देता है, लेकिन आदि का छोटा चाचा
25 लाख की डिमांड करने लगता है। जो सुनकर सरपंच कहता है कि अरे चंद्रा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम दहेज की बिल्कुल फिक्र मत करो, बस ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो दामिनी की शादी कभी नहीं होगी, पहले बता दिया। इसके बाद तो आदि और दामिनी एक दूसरे के साथ फोन में बात वगैरह करना शुरू कर देते हैं। दामिनी भी धीरे धीरे आदि को पसंद करने लग जाती है। अब दामिनी की वो बेस्ट फ्रेंड मल्ली के बारे में बात करें तो वो फिलहाल तो प्रेग्नेंट है, और जब भी मल्ली को टाइम मिलता वो दामिनी के पास आती रहती है। एक दिन दामिनी आदि को कॉल करके कहने लग जाती है कि आदि, तुम हमारी एंगेजमेंट के टाइम बिना मुझे छुए रिंग पहनाओगे क्या? तो आदि शौक में रहकर अपने चाचा को ये बात पूछता है कि अरे चाचा, ये लड़की क्या बोल रही है, बिना छुए रिंग कैसे पहना सकता हूँ मैं? तो उसका चाचा कहता है कि अरे आदि, इसका मतलब वो लड़की बहुत ही पवित्र है, शादी होने के बाद ही तुम्हारा स्पर्श करेगी, वो पहले नहीं करना चाहती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतनी पवित्र लड़की है वो, और वो जैसा कहती वैसा करो तुम। अब दूसरे दिन दोस्तों एंगेजमेंट का दिन होता है। दामिनी का पिता और गांव वाले बहुत ही टेंशन में होते हैं कि अगर आदि ने दामिनी को छुआ तो उसे तो करंट का झटका लगेगा और शायद फिर वो कहीं शादी से मना ना कर दे। लेकिन आदि अपने वादे के हिसाब से दामिनी को बिना छुए रिंग पहनाने लग जाता है। वो अपनी खानदानी रिंग लेकर आया होता है और उसी वक्त यहाँ पर एक तमिलियन फोटोग्राफर की एंट्री होती है। एंगेजमेंट से लेकर शादी तक इस बंदे को ही फोटो खींचना होता है, उसे आदि ने हायर किया हुआ है। खैर, दामिनी का सच बाहर आए बिना दामिनी और आदि की सगाई हो जाती बढ़िया तरीके से। अब ये होने के बाद प्री वेडिंग शूट होता है। अब वो फोटोग्राफर आदि और दामिनी को क्लोज आने के लिए बोलता है ताकि दोनों की बढ़िया फोटो आ पाए। लेकिन हर बार गांव वाले बीच में आकर दोनों को किसी न किसी बहाने से दूर कर देते। किसी भी तरह वो आदि को दामिनी को टच करने से रोक देते हैं। लेकिन एक समय आने के बाद आदि गलती से थोड़ा सा दामिनी को छू लेता है और उसको हल्का सा झटका लगता है। तो आदि ये बात अपने चाचा को आकर बताता है कि चाचा, मुझे करंट का झटका लगा, वो भी दामिनी को छूते ही। तो उसका चाचा कहने लगता है कि अरे आदि, कि तुम दोनों का कई जमानों का पुराना रिश्ता है, जैसे मगधीरा मूवी में रामचरण और काजल के बीच हुआ था ना, वैसे ही वाला झटका लगा है तुमको दामिनी को छूते ही। ये जानकर आदि को तो अलग खुशी होती कि वाह यार, ये तो कुछ अलग है, बढ़िया है, हमारा तो कई पुनर्जन्मों का मिलन है। अगले दिन आदि बस ऐसे ही दामिनी के घर पे आता है। उस वक्त दामिनी का पिता घर में मौजूद नहीं होता। तो ये देखकर आदि दामिनी से कहता है कि दामिनी, अब तो हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ। तो दामिनी घबराते हुए आदि को ऐसा करने से मना कर देती है, कहती नहीं आदि, अभी नहीं, शादी होने के बाद ये सब करना, उससे पहले नहीं। मगर आदि धीरे धीरे उसके पास आने लग जाता है और उसी वक्त दामिनी का पिता वहां पर आ जाता है। तो उनको देखकर आदि दामिनी के पिता से बस ऐसे ही नॉर्मल बातें करता है और फिर दामिनी दोनों के लिए चाय बनाने लग जाती है। इसी बीच दामिनी का पिता आदि को दामिनी का सच बताने लगता है। लेकिन आदि का सारा ध्यान तो है, वो बस उसको ही देखे जाता है। उसे दामिनी के अलावा कुछ दिखता नहीं, ना ही कुछ सुनाई देता। शायद हार्मोन्स उसके ऊपर हावी हो चुके हैं, जिसकी वजह से चंद्रा की कोई भी बातें उसके कानों में घुसती नहीं। यानी कि चंद्रा ने अभी तक जो भी कहा वो आदि ने सुना ही नहीं। और फिर बाद में आदि खुद ही कहने लग जाता है कि सॉरी अंकल, आप कुछ बोल रहे थे क्या? मैंने आपकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, फिर कभी सुन लूंगा आपकी बातें, आगे हमें बात करने का मौका तो मिलेगा ही। इतना कहकर आदि चला जाता है। जिसके बाद दोस्तों सीन सीधा शादी वाले दिन पे आ जाता है। स्वागत है दोस्तों आपका शादी में, जहाँ पर जब दामिनी को मंगल सूत्र पहनाने की बारी आती है तो दामिनी के गाँव वाले बहुत घबरा जाते हैं कि ये तो गया काम से अब। और जब आदि मंगल सूत्र पहना रहा होता है तो हल्का सा दामिनी को छूने की वजह से उसको झटका लगता है। अब ये देखकर मल्ली की माँ उस कैमरामैन को डांटने लगती है कि तुम्हारी वजह से दूल्हे को करंट लग गया, देखो तुमने हर जगह पे तार बिछाई हुई है, हटाओ इनको जल्दी से। अब इसके बाद तो दोस्तों और कॉमेडी होती है। फेरे लेने की बारी आती है तो यहाँ दोनों को फेरे एक दूसरे की उंगली पकड़ कर लेना होता है। लेकिन इस बार आदि को शौक बिल्कुल भी नहीं लगता, जबकि उसने फेरे दामिनी की उंगली को पकड़ कर लिए होते हैं। तो सारे गांव वाले ये चीज देखकर थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन बाद में खुश भी होते हैं कि जो हुआ बढ़िया हुआ। और ये सब कुछ होने के बाद दामिनी का पिता दोबारा से आदि के पास आकर उसे दामिनी का सच बताने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार आदि को जोर से टॉयलेट आ जाती है और वो साइड में चला जाता है। और जब दामिनी के पिता इस बारे में बोल रहे होते हैं तो वो आराम से टॉयलेट कर रहा होता है। मतलब दामिनी का पिता इस बार भी क्या बोलता है उसे सुनाई ही नहीं देता। आदि को तो ये लगता है कि शायद वो अपनी बेटी के बारे में बोल रहा है, जैसे एक पिता बोलते हैं कि बेटा मैंने अपनी बेटी को ऐसे पाल कर रखा, उसका ख्याल वगैरह रखना। तो आदि उनसे आकर कहता है कि अरे आप मेरी तरफ पीट करके जो भी कह रहे थे वो सब मुझे मंजूर है, अब दामिनी मेरी पत्नी है तो मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर चंद्रा तो ये सोचता है कि इसने दामिनी के उस करंट वाली बात को एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि दोस्तों आदि तो ये सोच रहा था कि ये मुझसे नॉर्मल बातें कर रहा है, लाइक मेरी बेटी का ख्याल रखना वगैरह। तो यहाँ पर हो जाता है मिसकम्युनिकेशन। अब ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ उस फोटोग्राफर को किसी दीवार पर दामिनी की फोटो वाला वार्निंग पोस्टर नजर आता है, जिसमें दामिनी के शौक के बारे में लिखा होता है। अब ये बंदा तो तमिलियन है, फटाफट से गूगल ओपन करके
इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने लगता है और पोस्टर में तेलुगु में लिखा होता है। तो जब ट्रांसलेशन होता है उसके बाद तो पढ़ने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। पर गांव वाले उसको देखकर उसका पीछा करने लगते हैं कि ये तो सारे किए किराए पर पानी फेर देगा। वो उसका पीछा करते हैं और इन सब में उस पोस्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस पोस्टर का लिखा हुआ पोर्शन ही फोटोग्राफर के हाथ में होता है, बाकी दामिनी की फोटो वाला पोर्शन उससे गिर गया है। अब वो जल्दी से जाकर दोस्तों आदि के किसी दोस्त के पास ये चीजें थमाता है और कहता है कि आदि को दे दो। तो वो बंदा भी उसी तरह से ये पोस्टर आदि को लेकर दे देता है, लेकिन आदि इस पेपर को बिना पढ़े साइड में रखकर भूल जाता है। उसके बाद आदि अपने कमरे पर आता है अपनी सुहाग रात मनाने के लिए। दामिनी तो बहुत ही घबराई सी होती है, पर आदि उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन दामिनी पीछे हट जाती है कि आदि आज नहीं, प्लीज फिर कभी। इतना कहकर वो आदि को दूर करने के लिए हाथ बढ़ाती है, पर दामिनी के टच करते ही आदि शॉक की वजह से दूर जाके गिर जाता है और ऐसा गिरता है उसकी पलंग टूट जाती है। अब ये बात समझाने के लिए कि अभी क्या हुआ, दामिनी उसको दोबारा टच करती है जिससे दोबारा उसको झटका लगता है। दोस्तों अगर आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाए जिसे छूने से ऐसा हो तो भाई क्या करोगे आप, कमेंट करके बताना। खैर अब उसी वक्त आदि का छोटा चाचा आदि को कॉल करके कहने लग जाता है कि अरे मेरे प्यारे आदि, इतना ज्यादा शोर मत मचाओ, आवाज बाहर तक आ रही है, कंट्रोल। फिर सुबह होने के बाद आदि के घर वालों को ये बात पता चल जाती है कि आदि ने कल रात पलंग तोड़ दी। अब आदि तो दोस्तों दामिनी से बड़ा डर रहा होता है। उसको सारी बातें अब याद आ जाती हैं कि पहले तो बिना छुए रिंग पहनाना, गांव वालों का ज्यादा सम्मान करना, मतलब गांव वाले आदि की फैमिली का कुछ ज्यादा ही सम्मान वगैरह कर रहे थे ना, और वो इसीलिए कर रहे थे। मतलब ये बात आदि को समझ आ जाती है क्योंकि वो लोग भी दामिनी से छुटकारा पाना चाह रहे थे। अब जल्दी से आदि अपने छोटा चाचा के पास जाकर कल रात जो हुआ वो बताता है। उसका चाचा कहता है कि अरे मैंने दामिनी के पिता से बात करी, उन्होंने बताया कि उन्होंने काफी सारी बार तुमको ये बात बताने की कोशिश करी, यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी, एंगेजमेंट वाले दिन भी, उससे पहले भी, लेकिन तुमने उनकी बातों को अपने कान में घुसने नहीं दिया। अब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इस तरफ दामिनी ये देखती है कि आदि के पापा और चाचा एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करते हैं। दामिनी की सास उसके पूछने पर भी उसे इस बारे में कुछ बताती नहीं। अब दामिनी यही सोचने लग जाती है कि शायद वो दोनों अपनी बीवियों से नाराज होंगे, क्योंकि शराब तो वो वैसे साथ में पीते हैं लेकिन बाकी समय साथ में बात नहीं करते और अपनी बीवियों से ज्यादा मतलब भी नहीं रखते। तो दामिनी थोड़ा रोमांटिक माहौल बनाने के लिए आदि की माँ और उसकी चाची को मेहंदी लगा देती है ताकि आज इन दोनों के पति इन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाए। लेकिन वो दोनों तो एक जगह पर बैठ के दारू पी रहे होते हैं और दारू के मामले में तो दोनों एक हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई हों जैसे। अब इसी दरमियान दोस्तों आदि वापस अपने घर पर आता है। अपनी माँ और अपनी चाची को इस हालत में देखकर, मतलब उनको मेहंदी लगाए देखकर, वो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाता है, जो चीज देखकर दामिनी को बड़ी खुशी होती है। अब वो दोनों आदि से जिद करने लगती हैं कि अपनी बीवी को भी तो खिलाओ। और दोस्तों आदि उसे खाना खिलाए तो खिलाए कैसे, बहुत डरता रहता है वो। लेकिन जब वो दामिनी को डरते हुए खाना खिलाता है तो उसको इस बार करंट का झटका नहीं लगता। ये देखकर आदि बड़ा खुश और सोचने लगता है कि शायद ये ठीक हो गई है या इसकी बिजली कट हो गई है। उसके बाद जब दामिनी सो रही होती है तो आदि दामिनी को देखकर थोड़ा सा आ जाता है मूड में, सोचने लगता है कि आज हो जाए फिर। इस तरह जब वो फिर से दामिनी को टच करता है तो उसे वापस का लग जाता है जोरों का झटका। सुबह होने के बाद दोबारा आदि दामिनी से बहुत ही डरता है कि तुम मेरे पास मत आना यार प्लीज। इसी बीच आदि के माँ बाप आदि के पास आकर कहने लगते हैं कि बेटा तुम बहू को लेकर मंदिर आ जाओ। तो आदि अपनी बाइक पर नहीं बल्कि ऑटो के जरिए दामिनी को मंदिर लेके आता है। उस मंदिर के पास यहाँ के सरपंच के आदमी बैठे होते हैं। आदि को देखकर बड़ा उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं वो कि तुम हमारे सरपंच के खिलाफ इलेक्शन में खड़े होकर जीतोगे क्या, कभी भी नहीं जीत पाओगे तुम आदि। मतलब दोस्तों जब भी इलेक्शंस होते हैं तो आदि हारता रह जाता है, तो उसी चीज को लेकर वो आदि को टॉन्ट मार रहे हैं, जिस चीज को फिलहाल तो आदि इग्नोर कर देता है। अब यही चीज दामिनी नोटिस करती है और आदि से कहती है कि तुम यहीं पे रुको, मैं जरा लोगों को प्रसाद दे के आती हूँ। तो दामिनी अपने चेहरे पे कपड़ा बांधकर उन गुंडों को टच करने के साथ में बहुत बुरा मारती भी है, क्योंकि वैसे उसने बचपन में टीवी में देखकर फाइटिंग सीखी होती है। बाकी उसके पास शॉक देने की सुपर पावर तो है ही। इस तरह बड़े जबरदस्त तरीके से दोस्तों फाइट होती है और यहाँ पर दामिनी की फाइट देखकर आदि को गुस्सा नहीं आता बल्कि वो उससे और प्यार करने लगता है। सोचने लगता है कि दामिनी सच में यार मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए लड़ने चली गई। अब दामिनी ने मुंह पे कपड़ा इसीलिए बांधा होता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए और आदि धीरे धीरे दामिनी के प्यार में और गहरा हो जाता है। वो उसे छूता तो नहीं लेकिन उससे मेडिटेशन करवाता है ताकि उसके दिल की धड़कन कंट्रोल में रहे और शायद इससे उसको करंट ना मिले। अब इसी दरमियान में दोस्तों दामिनी आदि की पार्टी का प्रचार करने लगती है। ये देखकर अभी का जो सरपंच है ना, वो यही सोचने लगता है कि शायद इस बार ये आदि जीत जाएगा, क्योंकि उसकी पत्नी के प्रचार पर चुनावों की हवा में असर पड़ रहा है। इस तरह की अपने आपस में बातें करते हैं। अब आदि का भाई यानी कि सप्ताहगिरी दोस्तों इसी सरपंच के पक्ष में होता है, तो वो सरपंच सप्ताहगिरी को अपने पास बुलाकर थोड़े पैसे देते हुए कहता है कि अपनी बीवी की गोद भराई की रस्म अच्छे से करो और उसमें पूरे गांव को बुलाओ। तो अब आदि के घर में
वही गोद भराई की रस्म का फंक्शन होता है, जहाँ पर सप्तागिरी के ससुराल वाले भी इस फंक्शन में आए होते हैं, जो कि राजस्थान के होते हैं। अब उनमें से एक बंदा जाकर सप्तागिरी की बीवी को गले लगा लेता है, और जब उसे रोका जाता है तो वो सप्तागिरी से हल्के से झगड़ा भी करने लगता है कि तुमने जो पैसे देने का वादा किया था वो तुमने अभी तक नहीं दिया, मेरा किराया कहाँ पे है। अब सप्तागिरी इस बंदे को समझाने की कोशिश करता है कि भैया अभी पैसे नहीं है, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, प्लीज झगड़ा मत करो। उसी वक्त एक और बंदा सभी से कहने लग जाता है कि जो औरत वहां पर बैठी है ना, वो तुम्हारे बेटे की बीवी नहीं है, वो उस बंदे की बीवी है जो पैसे मांग रहा है, और उसी से तुम्हारा बेटा उसकी बीवी किराए पर लेकर आया है। बस दोस्तों, ये बात सुनने के बाद तो सारे गांव वाले सप्तागिरी को डांटने लग जाते हैं कि पैसों के लिए ऐसी नीच हरकत कर दी तुमने, किसी दूसरे की बीवी को अपने घर पर किराए पे लेके आ गए हो, वो भी जो पेट से है, बताओ। अब इस झगड़े में दोस्तों आदि भी शामिल होता है, वो अपने भाई को बचाने के लिए आया हुआ है। अब यहाँ राजस्थानियों और इनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। जिसे सप्तागिरी किराए पर लाया है, उस महिला का पति गुस्से में आदि पे चाकू से हमला करने जाता है, और दामिनी उसको देख लेती है। तो फिर दामिनी भी अपने पति को बचाने के लिए गलती से उसे टच कर देती है, जिससे आदि को लगता है बहुत ही बड़ा झटका, और वो सीधे दूर जाकर गिरता है। अब ये सब जो हुआ होता है ना दोस्तों, वो सरपंच के इशारे पर हुआ होता है, जो कि आदि को शौक लगकर गिरते देखकर ना समझ जाता है कि ओहो, तो ये सीक्रेट था पलंग टूटने का सुहागरात में। साथ ही सारे गांव वालों के सामने भी दामिनी का सच बाहर आ जाता है, और सरपंच जो करने के लिए आया था वो काम हो चुका था, वो अब चुपचाप हंसते हुए वहां से चला जाता है। इसी बीच में दामिनी को ये बात भी पता चल जाती है कि आदि ने प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए उससे शादी करी है, मतलब वो उससे कोई प्यार वगैरह नहीं करता। ये चीज खुद आदि के चाचा जी कह देते हैं वहीं पर सभी के सामने। अब उसी रात दोस्तों इन दोनों के बीच, यानी कि दामिनी और आदि के बीच जबरदस्त तरीके से झगड़ा हो जाता है। आदि कहने लग जाता है कि तुमने तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे छुपाई थी, और तुमसे छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी। अगर तुम्हारे बारे में मुझे पहले पता चल जाता ना, तो मैं तुमसे शादी नहीं करता, तुम नहीं तो कोई और लड़की मेरी जिंदगी में आ जाती। इस तरह दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, और दामिनी गुस्से में आकर अपने घर वापस चली जाती है। फिलहाल तो ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे की बहुत याद आती है। दामिनी तो इसी इंतजार में होती है कि शायद आदि खुद मेरे पास आकर मुझे लेके जाएगा। अब एक दिन दोस्तों आदि अपने ससुर को साथ में दारू पीने के लिए बुलाकर दारू पीते पीते अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगता है। कहता है कि अंकल, मैं दामिनी के बिना नहीं रह पाऊंगा, और मैंने जो भी बोला गुस्से में बोल दिया था, वो मुझे माफ भी तो कर सकती है ना। और वैसे आप ये बताइए कि दामिनी को ये शौक देने वाली प्रॉब्लम आई कहाँ से, कब से है वो ऐसी। तब इस पर चंद्रा उसको दामिनी के बारे में बताना शुरू करता है। ये बात तब की है दोस्तों जब दामिनी की माँ प्रेग्नेंट थी। तो उस वक्त दामिनी का पिता दामिनी की माँ को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं, और तभी रास्ते में उसको बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। तो दोनों एक पेड़ के पास रुकते हैं। दामिनी के पिता पास ही के गांव में जाकर एक औरत को अपनी पत्नी के पास लेकर आते हैं, पर मौसम अचानक से बिगड़ने की वजह से उसी वक्त एक बिजली उस पेड़ के ऊपर गिरती है, और पेड़ के नीचे होने की वजह से दामिनी की माँ और पेट में पल रही दामिनी दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी चंद्रा अपनी बीवी की सीरियस कंडीशन को देखकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेके जाता है। डॉक्टर्स बहुत ही मुश्किल से दामिनी की माँ की डिलीवरी करने लग जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर दामिनी के पिता से कहने लगती है कि देखो, आपकी बेटी एक बहुत ही रेयर कंडीशन के साथ जन्मी है, अगर कोई भी आपकी बेटी को छुएगा तो उसको करंट यानी कि शॉक लगेगा, पर ऐसा हमेशा नहीं होता, मतलब कभी कभी लगता है, कभी नहीं लगता, जो कि उसके इमोशंस पे निर्भर करता है। तो वहाँ की नर्स दामिनी को टच करने से बड़ी डर रही होती है, लेकिन दामिनी की माँ दामिनी को बहुत ही आसानी से अपनी गोदी में उठाकर दूध पिलाने में लगी होती है, उसे कोई शौक नहीं लगता। जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं दोस्तों, दामिनी का पिता अपनी बेटी को छूने से बड़ा डरता रहता है, लेकिन जब दामिनी की माँ एक बार उठा लेती है उसको, उसके बाद ही उसका पिता उठाता है कि अच्छा ठीक है, फिलहाल तो करंट नहीं लग रहा तो मैं भी उठा लेता हूँ। इस तरह उसकी माँ दामिनी को उसके पिता के हाथों में देने लग जाती है, और तब उन्हें शौक नहीं लगता। चलो बढ़िया है। असल में बात यह है कि जब दामिनी की माँ आसपास होती है ना, तब दामिनी खुद को सेफ महसूस करती है, और उसको टच करने से किसी को भी शौक लगना बंद हो जाता है। 10 सालों तक दामिनी को छूने से किसी को भी शौक नहीं लगा होता है। तो यहाँ पर चंद्रा को ये लगता है कि उसकी बेटी ठीक हो गई है। इसी बीच में दोस्तों एक दिन की बात है, दामिनी की माँ की अचानक मौत हो जाती है। उसकी माँ के मरने के बाद दामिनी बेचारी बहुत फूट फूट के रोती है, उसके अंदर और इमोशंस जागने लग जाते हैं, और जो उसका ये करंट वाला पावर कम हो गया था या ना के बराबर हो गया था, वो और बढ़ जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद ही वो घटना पेश आती है जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दामिनी ने कैसे बचपन में ही उन गुंडों को सबक सिखाया था जो कि उसके गांव में घुसकर बच्चों को लेकर जा रहे थे, और तभी से दामिनी वापस से शौक मारने लगी, और उसके पिता ने फैसला कर लिया कि वो कहीं और रहेंगे। अब दामिनी की माँ उसकी उंगली पकड़ कर चलती थी, और साथ ही वो दामिनी को प्यार करती थी, खाना खिलाती थी उस समय। इसी वजह से दामिनी के साथ फेरे लेते वक्त उंगली पकड़ने पर
जब आदि ने उसको खाना खिलाया तब उसे शौक नहीं लगा, क्योंकि तब दामिनी को ऐसा लगा कि उसकी माँ उसके साथ है और इसीलिए उसकी बॉडी का करंट खत्म हो गया। तो अब अगर आदि दामिनी को उसकी माँ की तरह प्यार करेगा, उसकी तरह हिफाजत करेगा, तो शायद उसकी ये कंडीशन वापस से नॉर्मल हो जाए जैसे कि वो 10 सालों तक थी स्टार्टिंग के। ये सारी बातें आदि को बहुत इमोशनल कर जाती हैं। कहता है वो अपने ससुर से कि आप चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह से दामिनी को समझा लूंगा। दूसरी तरफ उस सप्तागिरी को जब ये बात पता चलती है कि ये सब कुछ करने वाला वही सरपंच है, तो वो तुरंत उसके पास जाकर इसके बारे में पूछने लग जाता है कि क्यों किया भाई ऐसा। असल में यहाँ पर बात यह है दोस्तों कि इसी सरपंच ने ही सप्तागिरी को ये आइडिया दिया होता है। हाँ, इसी ने तो आइडिया दिया था कि तुम किसी प्रेग्नेंट औरत को भाड़े पे ले आओ, तभी तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, और फिर इसने ऐसा ही तो किया। लेकिन इस सरपंच ने धोखा दे दिया है दोस्तों। उसने फंक्शन में जो किया वो तो आपको पता ही है। तो जब इस सरपंच के साथ सप्तागिरी झगड़ा करने लगता है तो सरपंच के आदमी सप्तागिरी को बहुत मारपीट कर बांध देते हैं। उसके बाद तो सप्तागिरी की माँ आदि को कॉल करके ये बात बताने लग जाती है कि सप्तागिरी घर नहीं आया अभी तक। आदि उस सरपंच के पास जाकर वहां के गुंडों से लड़कर अपने भाई को बचा लेता है। फिर घर वापस आने के बाद आदि की माँ उससे कहने लग जाती है कि बेटा, तुमने तो अपने भाई को बचा लिया और उसे घर वापस ले आए, लेकिन तुम्हारी बीवी के बारे में क्या, उसको कब घर वापस लेकर आओगे। और यहाँ पर सारे घर वाले एकजुट होकर कार के जरिए से दामिनी के पास जाने लग जाते हैं ताकि जाकर दामिनी को घर वापस लेकर आ सकें। दूसरी तरफ दामिनी की दोस्त मल्ली एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन यार वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। दामिनी वहां पर पहुंचकर हल्के से उस बच्चे की उंगलियों को टच करती है और वो बच्चा जिंदा हो जाता है। कमाल है। ये देखकर मल्ली को जो रोना आ रहा था वो उल्टा खुशी में बदल जाता है। कल तक मल्ली की माँ दामिनी को बहुत ही गालियां दिया करती थी, लेकिन अब वही दामिनी की बड़ी तारीफ कर रही होती है। ये देखकर बाकी गांव वाले भी दामिनी के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उसके साथ उन्होंने जो किया था उसके लिए माफी भी मांगते हैं, क्योंकि आज दामिनी की वजह से ही एक बच्चे की जिंदगी वापस आई है। उसी वक्त आदि भी दामिनी के पास आकर उसको सॉरी बोलते हुए घर वापस चलने के लिए बोलता है। वो अकेले में उससे कहता है कि दामिनी, तुम एक चांद की तरह हो जो सारे लोगों को दूर रहकर नजर तो आता है, रोशनी भी देता है, उन्हें अंधेरे में रास्ता भी दिखाता है, पर ठीक तुम्हारी ही तरह कोई भी उस चांद को छू नहीं सकता। लेकिन जब चांद बादलों में छुपा होता है तभी उस चांद की असली कीमत समझ में आती है। तुम भी उसी की तरह हो। जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी तब मुझे पता चला कि मैंने क्या खो दिया है। तुम्हारे आने की वजह से मेरे घर का माहौल काफी अच्छा हो गया था और तुम सारे परिवार को जोड़कर चलने वाली लड़कियों में से एक हो। पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम अगर मुझे माफ नहीं करना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। अब उसकी ये बातें सुनकर दामिनी को अपनी माँ के बारे में याद आता है। उसकी माँ ने भी दामिनी को एक बार ऐसे ही चांद का एग्जाम्पल देकर समझाया था और दामिनी फटाक से जाकर आदि को पीछे से आवाज देती है और जब आदि रुक जाता है तो वो जाकर उसको तेजी से गले लगा लेती है और इस बार उसको करंट नहीं लगता। मतलब दामिनी को आदि के अंदर अपनी माँ का प्यार नजर आ चुका है। इसी वजह से उसको छूने पर किसी को भी शौक लगना बंद हो जाता है, जिसके बाद वो अपने ससुराल वालों को छूने लगती है। सभी पहले डरते हैं, लेकिन